हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बल रेखा या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टीज़ यानी गुण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगे हाथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उदासीन बिंदु क्या होता है या किसे कहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त किया जाएगा और कहाँ पे वो सिचुएटेड होगा, क्या वो लाइन के अंदर होगा या फिर बाहर होगा। और यदि समय बचता है तो हम उदासीन बिंदु से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है वैद्युत बल रेखाएँ या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं, कैसे उन्हें डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने एक फिगर बनाया है। ये जो है इस तरह से जो लाइनिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग वैद्युत क्षेत्र, ये जो रेखाएं हैं ये आपको दिखा रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। किस चीज़ को दिखा रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखा रही है। किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही है। ठीक है, अब कहा क्या जाता है इसकी डिफिनीशन बनाने के लिए कि इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी कोई पॉइंट्स आप ले सकते हो, फ्री हो, आज़ाद हो, कहीं पे भी आपसे यदि पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ है, तो उसके लिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब उस पॉइंट पर आप एक सर्कल ड्रा करिए। ये काल्पनिक यानी इमेजिनरी सर्कल होगा, इमेजिनरी वृत्त होगा। जैसे हमने 2 पॉइंट लिया है ए और बी, इस दोनों पॉइंट्स पे हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है। तो हमने क्या किया है, 2 काल्पनिक सर्कल बनाया है और इन काल्पनिक जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे यानी स्पर्शी खींचेंगे और वो स्पर्शी ही बताएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। ठीक है, तो जैसे इस ए पॉइंट्स पे यदि आपसे पूछा जाए कि इस वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ है, तो आप इस पर सिंपल ऐसे एक लाइनिंग ड्रा कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जा रहा है तो इधर आप खींच लीजिए, यहाँ ए बिंदु पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे स्पर्शी खींच लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन को फील कराएगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अभी हम डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम मेरी कोशिश होती है प्रत्येक वीडियो में कि किसी भी चीज़ को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाना, उसके बाद ही हम आपको डिफिनीशन लिखें, और ताकि आप अपने से भी चाहो तो इसकी डिफिनीशन खुद बना सको। ठीक है, देखो तो कैसे बनाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का बोध कराती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। नहीं याद हुआ? फिर से समझो, मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बोध कराती है या ज्ञान कराती है, बोध कराती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। कहेंगे सर इतना बड़ी डिफिनीशन लिख दिए, कैसे याद होगा? अरे याद क्या करना है, फिगर देखो और इसको अपने शब्दों में लिखो। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे 3 लाइनिंग हमने आपको समझाने के लिए लिया है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं पर कोई पॉइंट्स आप ले लीजिए, ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, डी, ऐसे कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए। तो वहीं तो लिखा है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र। इस बिंदु पर एक कर्व ड्रा करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त के किसी भी पॉइंट्स पे स्पर्शी खींच देंगे। तो उस बिंदु पर
जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का बोध कराती है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो परिभाषाएं आपको याद हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप डिफिनीशन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस डिफिनीशन को आप लिख लीजिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे यदि आप इस फिगर को देखो तो आप खुद ही बताओ कि ये विद्युत बल रेखाएं इस ए पॉइंट्स पे विथ कंपेयर टू बी पॉइंट्स, ए की तुलना यदि हम बी पॉइंट से करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए पे विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं और बी पॉइंट्स पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो इस बात का मतलब है कि जो विद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र क्षीण होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट करके लिखिएगा। इस बात को आप नोट करके लिखिएगा। ऐसे नोट करिए कि विद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु पर पास पास होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु पर पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल एवं जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ दुर्बल या फिर कह सकते हैं क्षीण या फिर कमज़ोर, दुर्बल या फिर क्षीण या फिर वीक यानी कमज़ोर होता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ऐसे हमने कई सारे फिगर्स ड्रा किए। आपसे पूछूंगा कि इस वाले पॉइंट्स पे और इस वाले पॉइंट्स पे बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो आप विद्युत बल रेखाओं को देख लीजिए। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पे पास पास हैं, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्षीण होगा, कमज़ोर होगा, वीक होगा। यहाँ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं। तो हेडिंग आगे लिखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग लिखिएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण या फिर विशेषताएं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। विद्युत बल रेखाओं की गुण या विशेषताएं होती क्या हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सुनिए। तो आपको बेसिक कुछ चीज़ें तो पता होंगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही विद्युत क्षेत्र जहाँ पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत सारी पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे एज ए विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे एकल धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं एकल धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। मतलब समझो, ये कह रहा है कि यदि आपके पास एकल पॉजिटिव चार्ज है, कोई सिंगल धन आवेश है लाइक दिस, ये मान लो
ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से वैद्युत बल रेखा का जो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इनकी जो डायरेक्शन होगा इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से वो होगा धन आवेश से दूर अनंत की ओर। ये सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं यदि इससे जो निकलेंगी उन सब का डायरेक्शन होगा इन्फिनिटी की ओर, इन्फिनिटी की ओर, इन्फिनिटी की ओर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप फिगर भी बना लीजिएगा लगे हाथ और यहाँ पे लिख लीजिएगा जो इसकी दिशा होगी सिंगल चार्ज के वजह से वो कहाँ होगी, धन आवेश से दूर अनंत की ओर। दिशा कहाँ होगी, धन आवेश से दूर अनंत की ओर, अनंत की ओर, धन आवेश से दूर अनंत की ओर। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि यदि मेरे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, एकल धन आवेश हो, तब अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर क्या जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उससे सेपरेट किया जा सकता है, प्लस को अलग और माइनस को अलग किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में हम चार्जेस को सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, प्लस को अलग माइनस को अलग। लेकिन यदि यही मैग्नेट होता, मैग्नेट चुंबक, तो चुंबक के डाइपोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबक का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसे आप कितना भी पीसेज में ब्रेक कर देंगे, छोटे से छोटे पीसेज में टुकड़े में बांट देंगे, छोटे से छोटे टुकड़े में भी बांटेंगे तो ऑटोमेटिक इसका नॉर्थ है तो साउथ ऑटोमेटिक क्या होगा, बन जाता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको आप चाहो तो नॉर्थ और साउथ को अलग करना उस मैग्नेट में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने प्लस चार्ज, सिंगल प्लस चार्ज दिखाया है। यदि दूसरा प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं, विशेषता में अगली बात लिख देते हैं यहाँ पे, लिखिएगा दूसरा, एकल धन आवेश के कारण, एकल ऋण आवेश, सॉरी धन आवेश तो हो गया था, एकल ऋण आवेश के कारण, एकल ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से, सॉरी अनंत से ऋण आवेश की ओर, अनंत से ऋण आवेश की ओर, अनंत से ऋण आवेश की ओर होती है, अनंत से ऋण आवेश की ओर होती है। एकल ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अनंत से ऋण आवेश की ओर होती है। कहेंगे मतलब नहीं समझ में आ रहा, विद फिगर समझाइए। देखिए ये निगेटिव चार्ज है, कोई सा ऋण आवेश है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन होगा वो इसके वजह से इन्फिनिटी से किधर होगा, अनंत से सारी वैद्युत बल रेखाएं आएंगी और ये सब की सब इधर ही समाप्त होंगी, इधर ही समाप्त होंगी। यानी बात करें यदि इन्फिनिटी से किधर होगा तो इन्फिनिटी से सब आएंगी और ऋण आवेश पर ही फिनिश हो जाएंगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? ये फिगर भी बना सकते हैं। दिशा यदि इसमें पूछा जाए तो जो मैंने लिखा है वही इसकी दिशा है, अनंत से, अनंत से, ये अनंत लिखा है, इनफाइनाइट लिखा है, से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। ठीक है। और प्रॉपर्टी की बात करें, यदि वैद्युत बल रेखाओं की और भी विशेषताओं के बारे में बात करें तो लिखते हैं आगे, आगे लिखिए विशेषता नंबर 3। वैद्युत बल रेखा की अगली विशेषता लिखते हैं, तीसरी, इसको हटा देते हैं यार, लिखिए 3rd पॉइंट करिए। तीसरी विशेषता लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं यदि आपके पास धन और ऋण दोनों चार्जेस है, उस केसेस में यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो उस केस में कहाँ से कहाँ होगा वो बात हम यहाँ लिख रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कहेंगे मतलब, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पर फिनिश होंगी। ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एक ही पिंड के अंदर ही होंगे और वो बाउंडेड होंगे। मतलब ऐसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, धन से निकलेंगी और ऋण की तरफ जाके क्या होंगी? फिनिश होंगी। ऐसे और भी निकलेंगी, ठीक है। ऐसे और भी आप वैद्युत बल रेखाएं दिखा सकते हैं, लाइक दिस। लेकिन ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आपको खींचने हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, अन्यथा बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे जितनी भी होंगी प्लस से दूर की तरफ होती है और माइनस की ओर होती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। ऐसा कब होगा? जब आवेश एक ही पिंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस होंगे तब, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। अगली लिखते हैं पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, वैद्युत बल रेखा के बारे में, चौथी विशेषता के बारे में बातचीत करते हैं। लिखिएगा पॉइंट नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट नहीं सकती। चलिए हिंदी ही लिख देते हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट नहीं सकती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का बोध होगा। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का बोध होने लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का बोध होने लगेगा, यानी ज्ञान होने लगेगा, जो कि असंभव है। कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या छपवा रहे हैं। देखो, हम ये कह रहे हैं भाई कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये मान लो पहली वाली वैद्युत बल रेखा है और ये दूसरी है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को यदि यहाँ पे इस पॉइंट नंबर ए पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी सदिश राशि की दिशा किसी भी एक पॉइंट पे एक ही तरफ हो सकती है, दो दिशाएं तो हो नहीं सकती। अब हम आपसे कहेंगे कि यदि आप
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी दिशा, यदि आप पूरब की तरफ ऐसे ही जा रहे हैं तो आपकी दिशा तो पूरब मतलब दक्षिण की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो आपकी दिशा तो एक ही तरफ होगी, दक्षिण की तरफ। हाँ, आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इधर उधर मुड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इधर जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन एक ही तरफ बोली जाएगी, दक्षिण ही। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात की जा रही है, इस पॉइंट पे यदि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, और उसी ए पॉइंट्स पर ही पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इधर भी है। तो एक बिंदु पर एक कण का या एक पिंड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन थोड़ा पॉसिबल हो सकते हैं कि उधर भी जाए इधर भी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी एक बार में एक ही डायरेक्शन में तो जा सकता, दोनों डायरेक्शन में कैसे कवर करेगा? एक्स वाई दोनों को तो कवर नहीं कर सकता। तो ये बात संभव है? जवाब है नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का बोध होगा, जो कि क्या है? असंभव है। अगली विशेषता लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा 5वां, वैद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। कहेंगे कैसे? बंद वक्र का निर्माण का मतलब होता है, क्योंकि बंद वक्र का मतलब होगा क्लोज्ड। यदि मेरे पास सिंगल चार्जेस है तो उस केस में भाई तो बंद थोड़ा बनाएगा, ये तो ओपन होगी ना, वैद्युत बल रेखाएं तो खुली होंगी। यदि सिंगल चार्जेस है मेरे पास लाइक दिस, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उस केस में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बंद नहीं बनाएंगी पाथ, वो तो ओपन होगा, खुला होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव और नेगेटिव किसी पदार्थ में धन और ऋण दोनों एक ही साथ हैं, उस केस में ये बंद वक्र का निर्माण करेंगी। तो यदि आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए कि क्या वैद्युत बल रेखाएं, ऑप्शन बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती हैं, कथन सत्य है या असत्य? जवाब होगा असत्य है। सदैव शब्द यदि कह देगा तो ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में नहीं होगा, और यदि प्लस माइनस दोनों एक साथ होंगे तो उस केस में हो भी सकता है। ठीक है, तो सदैव नहीं बनाती हैं, सदैव बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। ये तभी कर सकती हैं जब प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ होंगे। ठीक है, आगे लिखेगा, अगली विशेषता लिखेगा, एक समान वैद्युत बल रेखाएं या एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं यहाँ लिख देते हैं, बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर एवं एक दिशा में होती हैं। एक दूसरे के समांतर एवं एक दिशा में होती हैं। एक समान यदि वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए इसके बीच का जो गैपिंग होगा, यहाँ पे जो परिमाण होगा प्रत्येक वैद्युत बल रेखा के बीच का, वो भी समान होगा, दिशाएं समान होंगी, इनका जो परिमाण होगा वैद्युत बल रेखाओं का वो भी समान होगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर एवं एक ही दिशा में होती हैं, उनके बीच का परिमाण का होता है, समान होता है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट विशेषता 6वां 6 पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए, परिमाण पर निर्भर करती है। कहेंगे मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं
वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं चार्ज के। जब आप हाँ कहेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने माइनस या यहाँ 4 मान लेते हैं और यहाँ 2 माइक्रोकूलम कर लेते हैं विथ नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब इस वाले से हम 8 वैद्युत बल रेखाएं निकालेंगे। कितनी? 8, ठीक है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, ऐसे 4 हो गई, ये 5, 6, 7, ये 8। देखिए जी, तो फिर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे 4 माइक्रोकूलम से प्लस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज से 8 बल रेखाएं निकल रही हैं, 8 बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन जा कितनी रही हैं वहाँ पे? केवल 4 ही। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, वो प्लस 4 माइक्रोकूलम के आवेश के परिमाण का आधा है। इसी वजह से निकल तो रही है 8, जा कितनी रही है? 4। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं वैद्युत बल रेखाओं के। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक एक विशेषता को मैंने विथ फिगर समझाया है ताकि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े। उसके बाद आगे हेडिंग लिखते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं वो हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखते हैं उदासीन बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ये उदासीन बिंदु क्या होता है, किसको कहते हैं उदासीन बिंदु, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपसे बार बार वो मांगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे मतलब इक्वल होगी, कि वो उदासीन बिंदु बताइए, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। तो 0 का मतलब वो आपसे न्यूट्रल पॉइंट ही मांगना चाहेगा। तो देखो समझो, इसको कैसे समझोगे आप। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उदासीन बिंदु कैसे निकालते हैं, इस बात का मतलब होता है, पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन लिखने से पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये चार्ज है Q1, प्लस का Q1 है और ये प्लस का Q2 है, ठीक है। ऐसे 2 चार्जेज आपके पास हैं, और आपको कहीं पे मान लेते हैं ये जो टोटल लेंथ है वो x है। दोनों चार्जों के बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी मान लेते हैं? x मीटर है। दूरी कितनी मान लेते हैं? x मीटर है। और उदासीन बिंदु इस केस में हम यहाँ मान लेते हैं, लाइक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये पॉइंट C है। तो हमसे पूछा जाएगा उदासीन बिंदु कहाँ होगा। तो यदि हमारे पास सजाती आवेश होंगे, दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे, उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट इन्हीं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बीच में होगा, कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। वो चीज़ें हम आपको लिखाएंगे, पहले हम चीज़ें आपको बताना चाहते हैं उदासीन बिंदु को कैसे डिफाइन करोगे आप। तो उदासीन बिंदु का मतलब होता है जिस भी पॉइंट पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, उस बिंदु पर जो भी आपके पास चार्ज हैं, जो भी आपके पास चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बट दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। जो भी आप चार्ज लिए हैं, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो इक्वल होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान होना चाहिए, लेकिन उनकी दिशाएं का होनी चाहिए विपरीत। तो उसी बिंदु पर, उस बिंदु को हम कहेंगे उदासीन बिंदु। यानी C पॉइंट्स पर यदि हम न्यूट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो इस बात का मतलब है कि हमें इस C पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यानी हम मानते हैं इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 होगी, और इसके कारण इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 होगी। तो शर्त है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए यानी परिमाण आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी शर्त होती है कि इन दोनों का जो दिशाएं होनी चाहिए वो विपरीत होनी चाहिए। दिशा का होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। अर्थात इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आनी चाहिए 0। तो किसी भी पॉइंट्स पर न्यूट्रल पॉइंट्स पता करने के लिए, किसी भी एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त करने के लिए हमें उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी पड़ेगी वो कितनी आनी चाहिए? 0। तो कैसे परिभाषित करेंगे, इसके कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूट्रल पॉइंट? तो उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान एवं दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। या फिर इसे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है वो कितना आएगा, आपस में बराबर आना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। या ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसा बिंदु जिस पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग 0 आना चाहिए। तो 3 तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। परिभाषा गलत नहीं होनी चाहिए। परिभाषा गलत तब नहीं मानी जाएगी जब आप न्यूट्रल पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये 3 बातें हैं, 3 बातों में से किसी एक बात पर आप इसकी डिफिनीशन को बना सकते हैं। ठीक है, कि उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होता है, या उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है, या उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग 0 आता है। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा इसकी। लिखिए, वह बिंदु जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान एवं दिशाएं विपरीत हों, उदासीन बिंदु कहलाता है। कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा, समझा तो दिया भाई पहले ही कि वह बिंदु जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान एवं दिशाएं क्या हों, विपरीत हों, उसे ही कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु। अब इसमें कुछ केसेस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, उनको मैं लिखवाता हूँ, फिर उस पर बेसिक कुछ सवाल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप केसेस लिखिएगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 करके। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा केस नंबर 1। पहला केस आप लिखिएगा जब Q1 बराबर हो Q2 के, यानी जो हम आवेश लेंगे उनकी मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, सेम, और उनकी प्रकृति भी क्या है, समान। यानी हम फिगर बना रहे हैं ऐसे, ये A पॉइंट्स है, ये B पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे प्लस Q1 चार्ज रखा है और इस पॉइंट पे सपोज करिए प्लस Q2 चार्ज रखा है। और न्यूट्रल पॉइंट्स इनके बीच में, ठीक बीच में नहीं, इनके बीच में ही कहीं पर होगा। N से इंडिकेट कर देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। अब हम कल्पना कर देते हैं कि दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंसेस होगी वो मान लेते हैं R होगी। तो A से यहाँ की जो दूरी है पहले वाले न्यूट्रल पॉइंट्स की, उसको R1 मान लेते हैं, और B से N पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है उसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए A से R1 दूरी पे जो प्लस Q1 है, इससे R1 दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट हमारा सिचुएटेड होगा, और B से R2 दूरी पर एक न्यूट्रल पॉइंट सिचुएटेड होगा। तो वो शर्त के हिसाब से दोनों का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर। दोनों का जो परिमाण आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, ऐसा तो मैंने बताया। इसको माड में लिख रहे हैं। माड का मतलब है माड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको भी वो पॉजिटिव कर देता है, और माड का मतलब होता ही है केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, तो ई का फार्मूला आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के कारण। मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिया था। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र इसका 1/4πε0 Q1 लिखेंगे आवेश के स्थान पे, अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी आएगा 1/4πε0 Q2 अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा Q1 अपान के Q2 इज इक्वल टू R1 अपान के R2 का होल स्क्वायर। अरे भाई, इसको क्या किया मैंने,
चलो ऐसे देख लो, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कर दिया R1 का स्क्वायर बटा में पहले से क्या है R2 का स्क्वायर, ये इधर पहले से था, ये Q2 जो है अंश में था, इधर बुलाए तो हर में हो गया, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 बटा R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता, इम्प्लाइज दैट Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। ये मेरा बन क्या रहा है, ये फार्मूला बन गया। कहेंगे ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे सर, तो ये फार्मूला न्यूट्रल पॉइंट का हम तब अप्लाई करेंगे जब मेरे पास जो चार्जेस होंगे वो समान परिमाण के होंगे, समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के होंगे, परिमाण नहीं, समान प्रकृति के होंगे। Q1 और Q2 या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे। उस केस में न्यूट्रल पॉइंट मिलाने वाली रेखा पर अंदर की तरफ होगा, कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, केस नंबर 2 बनता है जब आवेशों की जो प्रकृति हो वो विपरीत हो। यहाँ पे Q1 बराबर Q2 मत लिखिएगा, नहीं तो आप तो कट दोगे ना। जब Q1 व Q2 समान प्रकृति के हों, क्या हों, समान प्रकृति के हों। समान प्रकृति मतलब नेचर, नेचर का मतलब प्लस माइनस से है। ठीक है, दूसरा केस होगा जब विपरीत प्रकृति के होंगे, तब क्या होगा, तो केस नंबर 2 बना लीजिएगा, केस नंबर 2 बनाइएगा, उसमें कर लीजिएगा। ये पहला केस था जब समान प्रकृति के थे। दूसरा केस होगा जब Q1 और Q2 समान प्रकृति के नहीं होंगे, तब क्या घटना घटेगी, लिखिएगा। जब Q1 व Q2 असमान प्रकृति के हों, असमान प्रकृति के हों, तब क्या होगा, शर्त लेकिन वही रहेगी न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए कि किसी भी पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट यदि किसी भी लाइन पे आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो उसके लिए उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चार्ज मान लेते हैं प्लस Q1 और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं प्लस माइनस Q2। अब उदासीन बिंदु पूछा जाएगा, तो अब जो उदासीन बिंदु होगा वो मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, लेकिन बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होता है ना। इधर कहीं मान लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहीं होगा सिचुएटेड। अब ऐसा करते हैं कि Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ेगी Q1 से इस न्यूट्रल पॉइंट की और Q2 से इस न्यूट्रल पॉइंट की। तो सबसे पहले हमें दिशा दिखाना पड़ेगा कि दिशाएं होंगी कहाँ पे, है ना। दिशाएं तो दिखाना ज़रूरी नहीं है जी। यहाँ पे प्लस Q1 के कारण हम इस बिंदु पर आपसे पूछेंगे कि दिशा बताइए किधर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आप कहेंगे सर ये धन है, और धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 माने तो ये दूर होगी। और ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यदि हम आपसे पूछेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो आप कहेंगे ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर होती है, इसी की ओर होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए जो शर्त होती है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो बराबर होना चाहिए और दिशाएं इनकी विपरीत होनी चाहिए। तो दिशाएं आप देख पा रहे हैं, एक E1 उधर है, E2 इधर है, तो दिशा विपरीत हो गई कि नहीं। शर्त के हिसाब से उस बिंदु पर न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होना चाहिए वो तो इक्वल होना चाहिए, बट जो दिशाएं होंगी वो क्या होनी चाहिए, विपरीत। तो दिशा विपरीत है भाई, निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ से दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यानी A बिंदु से या प्लस Q1 चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी को R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशन होगा इसमें कि इस न्यूट्रल पॉइंट को आप कहेंगे सर इधर ही क्यों माने, इधर भी तो मान सकते हैं। जी हाँ, बेशक मान सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन बड़ा है, Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, पता नहीं है। इसके वजह से हम यहाँ केसेस मान ले रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि Q1 ग्रेटर देन है Q2, Q1 जो होगा वो Q2 से बड़ा होगा। तो यदि आवेश का परिमाण दोनों आवेशों में जो बड़ा वाला चार्जेज होगा, यदि चार्जेस बड़ा परिमाण का होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बड़े की तरफ नहीं होता है, छोटे वाले चार्ज की तरफ होगा। दोनों केसेस में कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ ही न्यूट्रल पॉइंट सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने Q1 को बड़ा माना और Q2 को छोटा, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो Q2 की ही तरफ स्थित होगा। ठीक, यानी कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ ही होता है। अच्छा, इससे पहले वाले फिगर में शायद मैंने दिशा नहीं दिखाया था, तो आप उसमें दिशा दिखा लीजिएगा। जो मैंने अभी फिगर इससे पहले बनाया था, यहाँ भी प्लस Q चार्जेज रखा था, यहाँ भी प्लस Q चार्जेज रखा था, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट था,
ये Q1 था, ये Q2 था, तो इसके कारण दिशा पूछा जाएगा तो इधर बना लीजिएगा E1, और इसके कारण दिशा पूछेंगे तो इधर होगा E2। मैंने फिगर में डायरेक्शन नहीं दिखाया था न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए पहले वाले केसेज में, तो आप उसको दिशा दिखा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो चार्जेज होगा, मतलब Q1 से जो दूरी है न्यूट्रल पॉइंट की, उसको R1 मान लिया मैंने, और Q2 से जो न्यूट्रल पॉइंट का डायरेक्शन है इसको R2 मान लेते हैं। Q2 से इस न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। क्या है, R2 है, ठीक। कोई तकलीफ़ है? जवाब है नहीं। यहाँ से R1 आ गया और यहाँ से क्या है, R2 है। अब सुनो, तो उदासीन बिंदु निकालने के लिए एक ही शर्त है, इस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या आना चाहिए, 0। E1 में E2 जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, है ना। E1 में E2 यदि ऐड करेंगे तो 0 आएगा, या फिर इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। आप क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोनों आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 का स्क्वायर। यहाँ से ये पुनः कैंसिल होगा, तो जो आएगा वो आएगा Q1 अपान Q2 को इधर बुला लेते हैं और R1 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास दो अपोजिट चार्जेज होंगे तब। अब आप कहेंगे कि सर दोनों केसेस में जो फार्मूला है वो तो सेम ही आ गया है, जो सूत्र है वो तो सेम आ गया है। भाई सूत्र तो सेम है, लेकिन सवाल में जब लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि दूरियां अलग अलग हैं। यहाँ से दूरी ज़्यादा है और यहाँ से दूरी क्या है, कम। तो एक नोट लिखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए एक नोट लिख लीजिएगा आप, ताकि हम इस चीज़ को समझा पाएँ। नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। यदि आवेश समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति का मतलब धन धन हो या फिर ऋण ऋण ही हो, यदि आवेश समान प्रकृति के होंगे तब उदासीन बिंदु उनको मिलाने वाली रेखा पर, उदासीन बिंदु उनको मिलाने वाली रेखा पर कम परिमाण वाले, कम मिलाने वाली रेखा पर, उदासीन बिंदु उनको मिलाने वाली रेखा पर बीच में, रेखा पर उनके बीच में कम परिमाण वाले आवेश की ओर, कम परिमाण वाले आवेश की ओर, आवेश की ओर होती है। यानी कह रहा है कि यदि आवेश समान प्रकृति के होंगे, मतलब प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे, यदि प्लस प्लस ही होंगे या फिर माइनस माइनस ही होंगे, तो उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इनको मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बीच में ही स्थित होगा, लेकिन किधर, कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ। यदि Q1 लेस देन Q2 है, यानी Q2 3 माइक्रोकूलम का है, Q2 8 माइक्रोकूलम का है, तो उदासीन बिंदु Q1 की तरफ ही होगा। यही बात हमने लिखा है यहाँ पे। दूसरा बात करिएगा, इसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 करके, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिखिएगा कि यदि कहेंगे असमान प्रकृति के होगा तब, तो लिखिए यदि आवेश असमान प्रकृति के होंगे, असमान प्रकृति के होंगे तब उदासीन बिंदु उनको मिलाने वाली, यानी आवेशों को मिलाने वाली, उनको मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर कम परिमाण वाले आवेश की ओर होती है, कम परिमाण वाले आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, ठीक है।
तो ये था कुछ चीज़ें जिस पे हम आपको कल सवालें भी कराएंगे। न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हमने आपको सारी बातें आज बता दिया, और इस पे कैसे सवालें लगाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।